अभी वैसा ही एक सवाल और मैं कराता हूँ आपको कि मान लो एक कंटेनर, उस कंटेनर में दो इमिसिबल लिक्विड्स भरे हुए, एक की डेंसिटी है रो, एक की डेंसिटी है 2 रो, और दोनों कितनी कितनी हाइट्स ऑक्यूपाई करते हैं। एच हाइट्स दोनों ऑक्यूपाई करते हैं, और डायमेंशंस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। इज एल क्रॉस एल। तो हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट फोर्स exerted by liquid on the side wall of the container। Calculate force exerted by liquid on the side wall of the container and on the base of the container। तो देखो बच्चों, इसमें कैसे कैलकुलेट करेंगे आप। और मान लीजिए कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो टी नॉट है ना। अज्यूम एटमॉस्फेरिक प्रेशर एज टी नॉट।
ये प्रेशर पी नॉट है। लास्ट क्लास में अपन ने क्या कहा था बेटे कि पी एट द टॉप प्लस पी एट द बॉटम डिवाइडेड बाई 2 इंटू एरिया, इस तरह से हम फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। लेकिन देखो वो वाला कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे लगा सकते हो, लेकिन दोनों लिक्विड्स के लिए अलग अलग करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे आप क्या करो, अपर लिक्विड मान लो वॉल पे F1 फोर्स लगाता है और लोअर लिक्विड F2 फोर्स लगाता है, तो नेट फोर्स ऑन साइड वॉल क्या लिखोगे, F1 प्लस F, और F1 को कैसे लिखेंगे, P नॉट प्लस रो जी एच, मतलब उसके टॉप मोस्ट पॉइंट पर और उसके लोएस्ट मोस्ट पॉइंट। टॉप मोस्ट पॉइंट का प्रेशर पी नॉट, यहाँ का प्रेशर पी नॉट प्लस रो जी एच डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई एरिया। तो एरिया को क्या लिखेंगे, L इंटू एच प्लस F2। F2 को कैसे लिखेंगे, F2 को कैसे लिखेंगे बेटे, अगेन उसके टॉप मोस्ट पॉइंट का प्रेशर, तो उसके टॉप मोस्ट पॉइंट का प्रेशर मतलब ये वाला प्रेशर हो जाएगा, तो वो हो जाएगा पी नॉट प्लस रो जी एच, और उसके बॉटम का प्रेशर तो वो हो जाएगा पी नॉट प्लस रो जी एच प्लस 2 रो जी एच होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू एरिया। एरिया इज L इंटू एच, तो कितना हो जाएगा जी, पी नॉट प्लस पी नॉट कितना, 2 पी नॉट प्लस रो जी एच बाई 2, तो कितना हो जाएगा, पी नॉट प्लस रो जी एच बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई L इंटू एच प्लस ये पी नॉट प्लस पी नॉट कितना हो जाएगा, 2 पी नॉट, तो 2 पी नॉट बाई 2 करेंगे तो पी नॉट ही आ जाएगा, प्लस रो जी एच प्लस रो जी एच प्लस 2 रो जी एच, है जी। तो रो जी एच 2 रो जी एच कितना हो जाएगा, 4 रो जी एच। 4 रो जी एच बाई 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 रो जी एच मल्टीप्लाइड बाई L इंटू एच, तो क्या आ जाएगा टोटल अपने पास, पी नॉट एल एच प्लस पी नॉट एल एच, तो 2 पी नॉट एल एच प्लस रो जी एच स्क्वायर इंटू एल इंटू कितना 5 बाई, ये नेट फोर्स इतना 2 पी नॉट एल एच प्लस रो जी एच स्क्वायर एल इंटू 5/2, नेट फोर्स जो है वो इतना। क्या ये बात समझ आती है जी। सर आपने F2 कैसे निकाला वो समझाएंगे? F2 कैसे निकाला बेटे, वही कॉन्सेप्ट लगाया मैंने, तुम बताओ मुझे यहाँ पे प्रेशर कितना हाँ होगा, सर। यहाँ पे प्रेशर क्या होगा जी, सर यहाँ पे इनसे पी नॉट प्लस रो जी एच होगा। पी नॉट प्लस रो जी एच होगा, और यहाँ पे कितना होगा, सर पी नॉट प्लस 2 रो जी एच। नहीं, यहाँ जो प्रेशर है उसमें आप कुछ ऐड करोगे ना, इस वाले प्रेशर में, ओके सर, अच्छा हाँ, समझ गया। हाँ हाँ तो सर। पी नॉट प्लस रो जी एच तो है ही, और उसमें क्या ऐड करूंगा, 2 रो प्लस जी 2 एच। रो जी एच, अच्छा यस सर, समझा। समझ में आती है जी बात। यस।
ओके। अब देखो बात क्या है बेटे, ये आ गया एक स्टैटिक लिक्विड में अलग अलग पॉइंट्स पर प्रेशर में वेरिएशन, है ना। अब हम बात करते हैं किसकी, flowing, प्रेशर वेरिएशन इन अ मूविंग in a translating vessel। एक वेसल है जो कि क्या कर रहा है बेटे, ट्रांसलेट कर रहा है ना। उसको हम क्या कर रहे हैं, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक मूव कर रहे हैं। ये ए एक्सेलरेशन से मान लीजिए मूव कर रहा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है बेटे, मान लेते हैं हमने कुछ पॉइंट्स कंसिडर किए इसके अंदर, ए, बी और सी। ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना है, एल। और ए और सी के बीच का डिस्टेंस कितना है, एच। ए और बी के बीच का डिस्टेंस है एल, ए और सी के बीच का डिस्टेंस है एच। और ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन कैसी है, हॉरिजॉन्टल। ए और सी को ज्वाइन करने वाली लाइन कैसी है, वर्टिकल। अब देखो क्या होगा, कि पहले हम ऐसा करते हैं कि ए और सी के बीच में ही प्रेशर डिफरेंस कितना आ रहा है वो देख लेते हैं। मैंने ए पर एक क्रॉस सेक्शन बनाया, सी पे एक क्रॉस सेक्शन बनाया, और इन दोनों को के बीच में जो लिक्विड है उसको अपना सिस्टम मान लिया। तो कंसिडर द लिक्विड बिटवीन टू स्मॉल horizontal cross sections at A and C as our system। तो क्या होगा बेटे, मान लेते हैं ये जो दो सरफेसेस हमने कंसिडर करी हैं इनका एरिया कितना है, डेल्टा एस। तो ए पे कितना फोर्स लगा होगा,
प्रेशर एट ए इंटू डेल्टा एस। सी पे कितना फोर्स लगा होगा? प्रेशर एट सी इंटू डेल्टा एस, ठीक है। और डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लग रहा होगा? इतनी लिक्विड का एम जी। अब आप मुझे बताइए कि ये जो सिलेंडर होगा, मतलब इतना जो लिक्विड होगा, इसका मोशन कैसा हो रहा होगा बेटे? क्या ये रुका हुआ है, नीचे जा रहा है, हॉरिजॉन्टल जा रहा है, कैसे हो रहा है इसका मोशन? हॉरिजॉन्टल जा रहा है। हॉरिजॉन्टली जा रहा है। ऊपर नीचे जा रहा है क्या? नो सर। ऊपर नीचे तो ये नहीं जा रहा। तो क्या मैं इस पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस कर सकता हूँ? नहीं कर सकता, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो ये एक्सेलरेट कर रहा है ना। आई कैन नॉट बैलेंस फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। लेकिन क्या मैं वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस कर सकता हूँ इस पे? यस सर। Yes, sir. तो F net in vertical direction must be 0। तो क्या आ जाएगा? प्रेशर एट ए इंटू डेल्टा एस प्लस plus mj equal to pc delta माइनस pc प्रेशर एट सी इंटू डेल्टा एस इक्वल टू 0। क्या आ जाएगा जी? एम जी इज इक्वल टू प्रेशर एट सी माइनस प्रेशर एट ए इंटू डेल्टा एस। तो क्या हो जाएगा बेटे? मास कैसे लिख देंगे इसका? वही डेंसिटी इंटू एरिया इंटू हाइट इंटू जी इक्वल टू प्रेशर एट सी माइनस प्रेशर एट ए इंटू डेल्टा एस। तो डेल्टा एस से डेल्टा एस कैंसिल हो जाएगा। प्रेशर एट सी माइनस प्रेशर एट ए की क्या वैल्यू आ जाएगी जी? क्या ये रो जी एच के बराबर आ जाएगा? प्रेशर एट सी माइनस प्रेशर एट ए कितना आ जाएगा जी? रो जी एच। मतलब कोई फर्क नहीं पड़ा, जो पहले फॉर्मूला यूज कर रहे थे वो अभी भी यूज कर रहे हैं। किस डायरेक्शन में? Vertical. vertical direction वर्टिकल डायरेक्शन में जो फॉर्मूला पहले यूज कर रहे थे वो अभी भी हम यूज कर पा रहे। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात करते हैं। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या होगा? हम ऐसा करते हैं कि ए के आसपास एक इस तरह का मैं क्रॉस सेक्शन बना लेता हूँ और बी के आसपास कुछ ऐसा क्रॉस सेक्शन बना लेता हूँ। मतलब वो सर्कल कैसे बना लिए? अब मैंने वर्टिकल वाले सर्कल बना लिए। ए के आसपास वर्टिकल छोटा सा सर्कल, सी के आसपास वर्टिकल छोटा सा सर्कल, और इन दोनों को ज्वाइन कर दिया मैंने। तो अब एक हॉरिजॉन्टल सिलेंडर बन गया जो मेरा सिस्टम हो गया। yes sir क्यों? क्या एक हॉरिजॉन्टल सिलेंडर बन गया जो मेरा सिस्टम की तरह से हो गया? yes sir अब क्या है देखो, फोर्स लग रहा है प्रेशर एट ए इंटू डेल्टा एस। इधर से फोर्स लग रहा है प्रेशर एट बी इंटू डेल्टा एस, है ना जी? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो और कोई फोर्स नहीं लग रहा है इस पे। अब बताओ, क्या ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम में है क्या? no sir No, sir. एक्सेलरेट कर रहा है। किस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है? right side राइट डायरेक्शन में। तो क्या मेरे को इस पर लिखना चाहिए नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, Yes. और उसमें राइट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है तो
राइट वाले फोर्स को पॉजिटिव लेना चाहिए, लेफ्ट वाले फोर्स को नेगेटिव। तो क्या आ जाएगा, प्रेशर एट ए इंटू डेल्टा एस माइनस माइनस पी बी डेल्टा प्रेशर एस। एट बी इंटू डेल्टा एस इक्वल टू इतने लिक्विड का मास, इतने लिक्विड का मास क्या लिखेंगे, डेंसिटी इंटू एरिया इंटू लेंथ, डेंसिटी इंटू एरिया इंटू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। तो डेल्टा एस से डेल्टा एस कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा आपके पास, प्रेशर एट ए माइनस प्रेशर एट बी इज इक्वल टू रो ए एल। क्या ये वैल्यू समझ आती है? यस सर। कहाँ पे प्रेशर ज्यादा है, ए पॉइंट पे प्रेशर ज्यादा। देखो आप इसको फील कैसे करोगे भाई, बात क्या है, मैं मतलब एक्सेल प्रेशर किधर ज्यादा बढ़ रहा है, एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। ऑन मूविंग अ लेंथ एल opposite to the direction of acceleration, pressure increases by amount कितना, रो ए एल। On moving a length L opposite to the direction of acceleration, प्रेशर किस अमाउंट से बढ़ रहा है बेटे, रो ए एल अमाउंट से प्रेशर बढ़ रहा है। क्या ये बात समझ में आती है बच्चों? यस सर। सर एक बार ऊपर का भी पेज दिखाओ। हाँ बेटा, सर हम्म, अगर एक कंटेनर को प्रोजेक्ट कर दिया जाता तो फिर ऐसे ही वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फोर्सेस बैलेंस करते ना। मतलब प्रोजेक्ट कर दिया जाता मतलब फेंक दिया प्रोजेक्टाइल। हमने हवा में फेंक दिया। हाँ यस सर। देखो, हवा में फेंक देते तो इसका एक्सेलरेशन क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो पाता क्या? No. हो गया सर। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं हो पाता तो फिर क्या बात है जी, वो हम ये रो ए एल वगैरह वाला कंसेप्ट तो कोई मतलब ही नहीं। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रेशर में कोई वेरिएशन नहीं आता, और वर्टिकल डायरेक्शन में वेरिएशन क्या आता, ये अभी मैं थोड़ी देर में वहां पे पहुंचूंगा। ओके सर। अभी अपन ने क्या सीखा है जी, कि अगर वेसल हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट कर रहा हो तो प्रेशर कितना बढ़ जाता है, रो ए एल अमाउंट से बढ़ जाता है। और वो किस डायरेक्शन में बढ़ जाता है,
opposite to the direction of opposite to the direction of acceleration, है ना? देखो जैसे इस तरह का एक क्वेश्चन पूछा जाता है क्या, ये मान लो आपके पास एक अब देखो क्या है, ये ट्यूब और ये ए एक्सेलरेशन से मूव कर रही है ना, ठीक है। और इसमें हमने इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स इस ट्यूब में फिल किए हुए हैं। Equal volumes of two immiscible liquids are filled in the tube. Find the acceleration A with which the tube must be moved so that both the liquids occupy same heights in the tube. और ये हाइट भी हमें दी गई है h है, और ये पूरी लेंथ हमें दी गई है l। कैसे करेंगे जी?
अच्छा देखो, क्या यहाँ पे प्रेशर पी एटमॉस्फेरिक के बराबर होगा? क्या ये प्रेशर भी पी एटमॉस्फेरिक के बराबर होगा जी? यस अब दोनों लिक्विड सेम हाइट ऑक्यूपाई कर रही हैं इन वर्टिकल कॉलम्स में, तो इधर प्रेशर को, अच्छा हमें इनकी डेंसिटीज दी हुई है, ये वाले लिक्विड की डेंसिटी दी हुई है कितनी, ρ1, और इधर वाले लिक्विड की डेंसिटी दी हुई है कितनी बेटे, ρ2। तो यहाँ पे प्रेशर क्या लिख सकते हो बच्चे? P plus rho. PATM plus rho GH PATM प्लस rho 1 GH ρ1 GH, है ना? और उसी तरह से यहाँ प्रेशर क्या लिख सकते हो, PATM plus rho 2 GH PATM प्लस ρ2 G। अच्छा अब ये दोनों लेंथ कितनी कितनी होंगी, क्या ये बता सकते हो क्या? ये दोनों लेंथ कितनी कितनी होंगी? Sir, L/2. L/2 होंगी दोनों। क्यों? देखो क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ो, Equal. पहली लाइन में ही इसका तुम्हें बात मिल जाएगी। क्या बोल रहे हैं? वॉल्यूम्स इक्वल है Volume equal और immiscible है. वॉल्यूम इक्वल है, इमिसिबल है, सेम हाइट ऑक्यूपाई कर रहे हैं, है ना? वॉल्यूम इक्वल है और सेम हाइट ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो टोटल वॉल्यूम सेम है, हाइट सेम ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब लेंथ भी सेम ऑक्यूपाई कर रहे होंगे। L/2 लेंथ दोनों ऑक्यूपाई कर रहे होंगे, है ना? तो क्या हो जाएगा, अब देखो बेटे, आप जब एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में जाओगे तो प्रेशर बढ़ता जाएगा, तो इस वाले पॉइंट का प्रेशर क्या हो जाना चाहिए, बोलिए? आप ऐसे इमेजिन करो कि यहाँ पे हो और L/2 लेंथ जा रहे हो एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में, तो इस पॉइंट का प्रेशर क्या हो जाएगा, बोलो बच्चों? Sir, ये PATM plus rho2 GH into L/2. PATM प्लस ρ2 GH, ये तो यहाँ का प्रेशर हो गया। Plus अब इसमें मुझे PATM. कुछ ऐड करना पड़ेगा, कितना ऐड करना पड़ेगा? Sir, ये same amount into AL. ρ2 इंटू A इंटू L/2। ρAL होता है ना, आप L लेंथ पीछे जाते हो तो प्रेशर कितना बढ़ जाता है, ρAL। अभी कौन सी डेंसिटी के लिक्विड में आप गए हो, ρ2 डेंसिटी के लिक्विड में, और कितना पीछे गए हो, L/2 पीछे गए हो, तो प्रेशर कितना बढ़ जाएगा, ρ2 इंटू A इंटू L/2। क्या चीज समझ में आती? यस सर फिर उसके बाद अब यहाँ पे हो, अब इधर से और पीछे जाते हो जी, तो और कितना बढ़ जाएगा प्रेशर? सर कितना पीछे हाँ बेटे, सर कितना पीछे अरे यहाँ तक इस वाले पॉइंट तक पहुंचना है ना, rho 1 A L/2 और बढ़ेगा और बढ़ जाएगा। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट, यहाँ का प्रेशर कितना लिख सकता हूँ, ये पूरी क्वांटिटी तो एज इट इज कॉपी कर लेता हूँ, प्लस अब ρ1 डेंसिटी के लिक्विड में जा रहा हूँ, तो क्या ρ1 AL/2 ऐसा लिख सकता हूँ? यस सर और क्या ये PATM प्लस ρ1 GH के बराबर होता है? यस सर PATM को PATM से कैंसिल कर दें, तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे,
AL/2 कॉमन आया, ρ2 प्लस ρ1, और RHS में क्या आ गया, ρ1 माइनस ρ2 इंटू G इंटू H। तो एक्सेलरेशन की क्या वैल्यू आ जाएगी बेटे, 2 टाइम्स ऑफ ρ1 माइनस ρ2 इंटू G इंटू H डिवाइडेड बाय ρ1 प्लस बोलिए जी। सर AL भी आएगा ना डिनोमिनेटर पे? क्या बोल रहे हो बेटे, AL L, सिर्फ L है, A तो उधर ही रह गया ना। हाँ सॉरी सर L। L है। अच्छा एक बात बताओ, इसमें कौन सा लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए, सर ρ1 की ज्यादा होनी चाहिए। ρ1 की ज्यादा होनी चाहिए ना, है ना। डेंसिटी किसकी ज्यादा होनी चाहिए, ρ1 की ज्यादा होनी चाहिए। और अगर एक्सेलरेशन लेफ्ट में होता तो किसकी ज्यादा रो होती, टू की ρ2 की, ρ2 है ना। सर हो गया कॉपी। हो गया जी। यस सर। और देखिए, मानो हमसे कहा जाए कि एक क्लोज्ड क्यूबिकल कंटेनर है, और उसमें लिक्विड भरा हुआ है, m मास का लिक्विड भरा हुआ है। A closed cubical container of side length L contains a liquid of density या डेंसिटी की हमें जरूरत ही नहीं है, कंसिडर अ contains a liquid having mass equal to
m, contains a liquid having mass equal to m. अब हमें क्या करना है? The vessel is being accelerated by an acceleration a towards right. Vessel is being accelerated by an acceleration a towards right. ठीक है? Assuming minimum pressure in the liquid as 0. Find force exerted by the liquid on the faces. कौन सा? ABGF, ABCD, CDEH, ADEF, है ना? इन फेसेस पर हमें क्या करना है बच्चों? फोर्स कितना लग रहा है ये कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन नोट कर लिया बच्चों सबने? एक मिनट सर।
हाँ बच्चों बोलो क्या आ रहा है? अच्छा क्वेश्चन नोट किया जी सबने? अच्छा बाकी Yes, सब sir. Yes, sir. छोड़ो, सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, अगर मान लो लिक्विड की डेंसिटी रो है तो m रो और l में कोई रिलेशन लिख सकते हो क्या? If density of liquid is rho, Sir, m by l cube is rho. very good, very good. रो को क्या लिख सकते हैं? m by l क्यूब, या रो l क्यूब किसके बराबर आएगा? m क्यूब, है ना? तो मेरे को डेंसिटी नहीं दी हुई है तो मैं इसके बारे में घबराऊंगा नहीं, है ना? मैं डेंसिटी को पता लगा सकता हूँ, मास दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, उससे मेरे पास डेंसिटी आ जाएगी, तो दैट इज नॉट अ बिग इशू। यहाँ पर जो सोचने वाली बात सबसे ज्यादा है वो उन्होंने क्या कहा है कि मिनिमम प्रेशर को आप 0 मान लो, है ना? तो एक बात मुझे बताओ कि मिनिमम प्रेशर होगा कहाँ पे ये पूरे लिक्विड में, पूरे Okay. कंटेनर में? ए डायरेक्शन, ए रेट से ये एक्सेलरेट कर रहा, सर जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है वहाँ हाँ, तो कौन से पॉइंट्स निकल करके आएंगे वो? GF F और G ना? ए बी जी एफ नहीं, GF ही होगा। A भी नहीं होगा। ए बी पे तो क्या हो गया, आप नीचे चले गए, तो नीचे जाने पे तो वैसे ही प्रेशर बढ़ेगा। बढ़ेगा, हाँ है ना? yes. तो हमें क्या करना है, ऊपर तो रहना ही है, तो इसका मतलब ई एफ जी एच फेस पे तो रहना ही है, टॉप फेस पे ही रहना है, नीचे जाते ही तो प्रेशर बढ़ जाता है। लेकिन साथ में जितना राइट में रहेंगे उतना अच्छा, क्योंकि लेफ्ट एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में जाने पे भी प्रेशर बढ़ेगा, है ना? तो इसका मतलब मिनिमम प्रेशर कहाँ पे होगा जी? GNF। जी एफ पे जो होगा वो मिनिमम प्रेशर होगा। P minimum will be at अच्छा पूरी जीएफ लाइन पे प्रेशर इक्वल होगा क्या? यस सर। है ना? क्यों? ना तो नीचे जा रहे हो, ना एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, तो पूरी जीएफ लाइन पे प्रेशर इक्वल होगा। और क्या उसको 0 बोल सकते हैं? यस सर। प्रेशर एट एंटायर जीएफ लाइन विल बी इक्वल टू कितना? 0। पूरी जीएफ लाइन पे प्रेशर जो होगा वो 0 होगा। ये बात समझ में आती है? यस सर। अब क्या होगा? अब देखो, अब एक एक करके चलते हैं, हमें फोर्स कहाँ कहाँ पे पता लगाना है? ए बी जी एफ पे फोर्स पता लगाना। कहाँ पे पता लगाना है बेटे? ABGF। ए बी जी एफ पे। तो ए बी जी एफ पे क्या होगा? सबसे ऊपर वाली लाइन पे हम लिख दें क्या? प्रेशर, तो वो कितना हो जाएगा? 0। क्यों जी? जीएफ पे प्रेशर कितना हो गया? 0। और ए बी लाइन पे प्रेशर कितना हो जाएगा? रो GL। रो रो जी GL। एल, रो जी एल हो जाएगा। यस सर। और इसको मल्टीप्लाई कर दें किससे? एल स्क्वायर से। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं एल स्क्वायर से, तो क्या ये वैल्यू रो जी एल क्यूब के बराबर आ जाएगी? यस सर। और रो एल क्यूब को हम एम लिख सकते हैं, MG आ जाएगा। तो ये फोर्स कितना आ जाएगा जी? एम जी।
ठीक है, फिर उसके बाद आगे चलते हैं, फिर कौन से की बात है, ए बी सी डी की बात है ना बेटे। अब ए बी सी डी पे कैसे लिखें बच्चों, ए बी सी डी आपका पूरा बेस है ना। तो ए बी लाइन पर प्रेशर प्लस सी डी लाइन का प्रेशर डिवाइडेड बाय 2 इंटू एरिया, ऐसा कर देंगे तो फोर्स ऑन ए बी सी डी आ जाएगा, है ना। ए बी लाइन का प्रेशर कितना हो जाएगा, रो जी एल, क्यों बेटे, यस सर। और सी डी लाइन का प्रेशर कितना हो जाएगा। अब आप ऐसे इमेजिन करो कि आप ए बी पे हो और आपको एल लेंथ पीछे जाना है, तो जो ए बी का प्रेशर था वो तो है ही, और एल लेंथ पीछे गए तो Yes, रो ए एल प्रेशर और बढ़ गया, यस सर। एंड दिस डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय एरिया, तो क्या हो जाएगा जी, 2 रो जी एल प्लस रो ए एल डिवाइडेड बाय 2 इंटू एरिया। थ्री बाय टू MG। रो जी एल क्यूब प्लस रो ए एल क्यूब बाई 2, रो एल क्यूब को आप यहाँ भी m लिख दो, तो ये कितना हो जाएगा, एम जी प्लस MG by 2। एम ए बाई 2। सॉरी सर। अच्छा एक मिनट यार, ये ए बी जी एफ में भी बाई 2 तो किया ही नहीं हमने, बाई 2 तो करना पड़ेगा ना, क्यों बेटे, पी एट टॉप प्लस पी एट बॉटम बाई 2 इंटू एरिया, ऐसा करता है ना। Yes. तो बाई 2 तो करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद क्या है, ए बी सी डी पे निकाल लिया, अब किस पे निकालना है बच्चों, सी डी ई एच पे निकालना। तो सी डी ई एच पे कैसे निकालोगे, ई एच का प्रेशर प्लस सी डी का प्रेशर डिवाइडेड बाय 2 इंटू एरिया, क्यों, बोलिए जी, क्या ऐसा करेंगे, Yes, sir. क्या भाई आज तुम लोगों की एनर्जी बहुत लो लग रही है, क्या बात है। नो सर। नहीं लो तो लग रही है, थक गए क्या तुम आज। No, sir. No, sir. हाँ बिल्कुल, एनर्जी बिल्कुल हाई रखो जी, हैं। Yes, sir. भाई बिना एंथुसियाज्म के, बिना एक्साइटमेंट के कोई काम नहीं हो पाता है ना। और एक्साइटमेंट और एंथुसियाज्म तो हमको बिल्कुल बिल्कुल मैक्सिमम लेवल पे रखना है, क्यों जी।
Yes, sir. है ना? मैं इस बार आने भी वाला था चर्चगेट 8 से वेडनेसडे को मैंने लेक्चर लगाया था, लेकिन अभी स्कूल वालों ने अभी अलाउ नहीं किया क्योंकि उनका बोर्ड्स चल रहा है 12th का। तो पूरा वेडनेसडे को मैंने लगा दिया था, जो तुम्हारा लेक्चर लगा था ना वेडनेसडे को, तो एक्चुअल में ऑफलाइन ही प्लान था पहले। सर बोर्ड की एग्जाम 2 बजे खत्म हो जाती है ना? बेटा बोर्ड्स वो खत्म हो जाते हैं, लेकिन क्या है वो लोग अलाउ नहीं कर रहे, मतलब इन द सेंस कि पता नहीं उन्होंने कुछ ऐसा वो बना रखा है कि भाई प्रेमाइसेस में क्या बोलते हैं उसको, समझ गए सर, ठीक है। आउटसाइडर की क्लास हम बोर्ड्स के दौरान नहीं लगाएंगे। mg/2 + ma है क्या? mg/2 + ma, यस करेक्ट। CDEH पे जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा? देखो जैसा कि अपन बात कर रहे थे, इसने बिल्कुल सही बताया है। प्रेशर एट EH निकाल लो आप, प्लस प्रेशर एट CD डिवाइडेड बाय 2 इनटू एस। एंड मल्टीप्लाइड बाय एरिया, तो कितना हो जाएगा? EH का प्रेशर कितना होगा? देखो EH पे वोल्ट। प्रेशर लिखना है तो 0 + ρAL, मतलब ρAL लिख सकते हैं। यस सर। और CD का प्रेशर जब लिखोगे तो आपको कैसे लिखना पड़ेगा? जो EH पे है वो तो है ही सही, और उसमें ρGL और ऐड करना, होल डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय एरिया, तो क्या हो जाएगा? 2 ρAL + ρGL/2 इंटू एरिया। तो 2 ρAL/2 मतलब कितना हो जाएगा? रो एल/2 ρAL प्लस ρGL/2 मल्टीप्लाइड बाय एरिया, तो ये हो जाएगा ρAL³ प्लस ρGL³/2, रवि हम लिख देंगे। यानी कि MA प्लस mg/, क्या ये चीज समझ आती है? हाँ सर। हाँ बोलो बेटे। सर ये जो 12th स्टैंडर्ड का लेक्चर चालू हो रहा है 4 अप्रैल से, ऑफलाइन होगा क्या? ऑफलाइन 100%। और सर रिवीजन? रिवीजन में तो देखो, क्योंकि रिवीजन तो मार्च में हो रहा है, मार्च में वो लोग अलाउ नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं उनसे। जैसे उन लोगों के क्या है, 15-16 तारीख तक मेन लेक्चर्स खत्म, मेन जो वो है ना पेपर। एग्जाम्स, वो खत्म हो पेपर। जाएंगे मेन। उसके बाद बस वो जो ऑप्शनल वाले, मतलब जैसे फिजिकल एजुकेशन और इस तरह के ही लेक्चर्स वो बच रहे हैं। तो हो सकता है 15 के बाद अगर अलाउ कर दे तो ठीक है, वैसे करेंगे, वरना बोर्ड्स खत्म होने के बाद तो करना ही करना। और जैसे मान लो कि क्या है, 24th को भी अगर खत्म होते हैं, 24-25 को भी बोर्ड्स, तो जो उसके बाद भी जो 12-13 दिन का टाइम बचेगा, उसमें भी ऑफलाइन कर देंगे हम तो, मतलब एक रिवीजन के तौर पर। समझ रहे हैं जी? यस सर।
ओके हाँ, रिवीजन के बाद क्या है, 12th का लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा। तो 12th के लेक्चर में हम लोग वही ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही पढ़ने वाले हैं। हाँ, जैसा मैंने बताया था। सर शायद अप्रैल के सेकेंड वीक से फाइनल्स ऑफलाइन, तो तभी भी हाँ रहेगा लेक्चर। हाँ, तो फिर उस समय पे क्या होगा, जैसे आपको जैसे जैसे जरूरत हॉलीडेज मिलेगा 1-2 दिन का। हाँ देखो, अभी अपन ने जो रिवीजन प्लान किया है वो कैसे प्लान किया है, फ्रॉम ये 15th ऑफ मार्च से लेकर के और 27-28 तक का रिवीजन अपन ने प्लान किया है ना। तो उसके बाद क्या है, अ, वैसे तो हमने ये प्लान किया था भाई कि 28 से या मतलब 30 से पूरा 4 तारीख तक आपको एक ब्रेक मिल जाएगा, 3 तारीख तक, 3-4 दिन का। और फिर उसके बाद अपन 12th चालू कर देंगे, है ना। फिर 12th चालू कर देंगे, 1 हफ्ता लेक्चर लगेंगे। और उसके बाद आपको जैसे लेक्चर के दौरान अगर थोड़ा-थोड़ा ब्रेक चाहिए, मतलब आपके जब 12th के स्कूल के एग्ज़ाम्स चालू होंगे, तो उस समय पर आपको ब्रेक दे देंगे और फिर वापस से कंटिन्यू हो जाएगा 12th। सर समझ रहे 12th हो? का 11th का हुआ था एग्जाम, कॉलेज का फाइनल्स। क्या बोल रहे हो? जय हिंद का फाइनल्स बाकी 11th का, अब तक वो अप्रैल में होगा। हाँ, वही उसी समय की तो बात कर रहा हूँ मैं, कि जब जय हिंद का फाइनल्स आएगा तुम्हारा, तो उस समय पर अपन लेक्चर्स, मतलब जैसे मान लो कि ऐसा है कि 2 पेपर के बीच में ब्रेक है, तो अपन ने लेक्चर लगा लिया। लेक्चर एग्ज़ाम के 1 दिन पहले आपको हॉलिडे दे दिया या 2 दिन पहले हॉलिडे दे दिया। इस तरह से उसको प्लान करेंगे ड्यूरिंग योर एग्ज़ाम्स, है ना? यस। और 11th के एग्ज़ाम की अपने को बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेनी है, मतलब अपने क्या है, एवरेज नंबर भी आ रहे हैं तो, क्योंकि 11th के नंबर कौन देखने वाला है जी? कोई देखने वाला है? 11th के नंबर पे कोई इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन एडमिशन लेता है क्या 11th के बेसिस पे? नो। हमारा तो फोकस क्या है, देखो 12th क्लास के बाद हमारा गोल क्या है? हमें एक अच्छे एनआईटी में, आईआईटी में एडमिशन मिले, है ना? वो किसके बेसिस पे होता है? आपके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होने चाहिए 11th और 12th क्लास के चैप्टर्स के। कौन-कौन से चैप्टर्स हैं 11th और 12th क्लास के? मैकेनिक्स है, हीट है, इलास्टिसिटी, विस्कोसिटी है, ऑसिलेशन एंड वेव्स हैं, ग्रेविटेशन है, उसके बाद ऑप्टिक्स है, पूरी इलेक्ट्रिसिटी है, पूरा मैग्नेटिज्म है, मॉडर्न फिजिक्स है, सेमीकंडक्टर्स है। ये मेजर चैप्टर्स होते हैं बेटे, है ना? देखो, सर मैं एक बार एक्चुअली तुम्हें पूरा देखो जेई का सिलेबस बताता हूँ, फिजिक्स का क्या-क्या होता है। देखो मेजर जो ब्रॉड कैटेगराइजेशन है वो क्या-क्या होता है सिलेबस का, मैकेनिक्स, ऑसिलेशंस एंड वेव्स, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स। ठीक है बच्चों? और उसके बाद क्या होता है, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, जो कि आपको 11th और 12th में मिला के कवर करना होता है ना। मैकेनिक्स में क्या क्या आ गया आपका, रेक्टिलिनियर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, रिलेटिव मोशन,
NLM, friction, work power energy, circular motion, and system of particles, मतलब सेंटर ऑफ मास RBD ये आ गया। सर ये जो टॉपिक से बात किया है, ऑसिलेशन एंड वेव्स में क्या क्या आ गया? SHM, साउंड वेव्स, वेव ऑन स्ट्रिंग, साउंड वेव, है ना। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में क्या क्या आ गया? कैलोरीमेट्री एंड थर्मल एक्सपांशन, हीट ट्रांसफर, KTG, थर्मोडायनेमिक्स। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में क्या क्या आ गया? इलास्टिसिटी, फ्लूइड मैकेनिक्स, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, है ना। ऑप्टिक्स में क्या आ गया? रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड कैपेसिटेंस। यहाँ पे आ गया मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, EMI, AC, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और इसमें क्या आ गया? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक्स-रेज, बोर मॉडल, न्यूक्लियर फिजिक्स और सेमीकंडक्टर। ये 12th में है ना सर? हाँ। सेमीकंडक्टर हो गया। तो अब देखो क्या है, हमने मैकेनिक्स का ज्यादातर पोर्शन कर लिया है, हमें सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स करना है। अच्छा, इसके अलावा एक चैप्टर और है क्या? ग्रेविटेशन, ऑसिलेशन एंड वेव्स हमने किया है, वेव ऑन स्ट्रिंग का अभी मैं इसके बाद करा दूं। ये आपका पूरा हो गया है, ये वाला हम अभी पूरा कर लेंगे। ग्रेविटेशन हमने कर लिया, ठीक है। और इनमें से भी देखो, इन चैप्टर्स का कुछ कुछ आइडिया आपको लग गया है, अभी डिटेल में हम पढ़ेंगे इसको। करंट, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, है ना, और सेमीकंडक्टर। समझ रहे हो बेटे? तो आप ये बात समझिए कि अगर अपन 11th और 12th मिला करके जेई के पोर्शन को अगर हम बोलते हैं कि कितना है 60 पूरा 100% अपन माने उसको, तो हमने लगभग 60% चीज जो है वो कवर कर चुके हैं। समझ रहे हो आप बेटे? अब हमको क्या है, उसकी प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। तो देखो, मैं तुम्हें ये हम लोगों ने 12th का मैं स्क्रीन शेयर करके बताता हूँ तुमको। ये रहा आपका, ये एक एक्सेल फाइल देख पा रहे हो बेटे? यस सर। सर तो देखो, इसमें हमने डेट डाला हुआ 4 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल तक। टोटल नंबर ऑफ लेक्चर्स कितने मान रहे हैं हम? 14 लेक्चर्स मान रहे हैं, है ना, 2-2 घंटे के। तो इसमें कौन सा चैप्टर अपन पढ़ने वाले हैं? इसमें पढ़ने वाले हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ये रहा ज्योमेट्रिकल, है ना। फिर उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। लगभग देखो दोनों ऑलमोस्ट एक महीने चलेंगे,
पूरा अप्रैल चलेगा क्या, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, और पूरा मई क्या चलेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। फिर उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी, उससे थोड़ा छोटा टॉपिक है, उसमें 8 लेक्चर लगते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट हाफ अ मंथ ये भी चलता है, 30 मई से 12 जून। फिर आता है कैपेसिटेंस, 13 जून से 5 जुलाई, ऑलमोस्ट 8 लेक्चर इसमें भी लगते हैं। ये देखो मोर देन हाफ ए मंथ का टाइम लिया है मैंने, 13 जून से 5 जुलाई के बीच में, आधे आधे महीने से ज्यादा का टाइम है कि नहीं बेटे। फिर उसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, 11 जुलाई से लेकर के 5 अगस्त तक, ये 10 लेक्चर लगते हैं इसमें। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन 8 अगस्त से 29 अगस्त तक 10 लेक्चर। ऑल्टरनेटिंग करंट 1 सितंबर से 11 सितंबर 4 लेक्चर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इतना लेक्चर। मॉडर्न फिजिक्स 8 लेक्चर। न्यूक्लियर फिजिक्स 5 लेक्चर। सेमीकंडक्टर्स 3 लेक्चर। कम्युनिकेशन सिस्टम भी एक चैप्टर है, 1 लेक्चर। और उसके बाद हमने सेंटर ऑफ मास और आरबीडी के लिए भी हमने टाइम रखा हुआ है, लगभग 8-8 लेक्चर्स का, है ना। तो टोटल जो है वो इतना, नवंबर एंड तक आपका कंप्लीट सिलेबस जो है वो पूरा हो जाए। मतलब एक तरीके से आपका जो मेजर है वो क्या होगा। और देखो ये सेंटर ऑफ मास और आरबीडी एक तरीके से क्या है, पूरा आप देखोगे मैकेनिक्स का ही इसमें रिवीजन होगा आपको। F=ma और टॉर्क के कंसेप्ट ही आप इसमें अप्लाई करोगे। और ये दोनों चैप्टर्स सेंटर ऑफ मास और आरबीडी आपके लिए क्या फायदा है कि आपके 12th HSC में, ये 12th में है, समझ रहे हो आप। हाँ सर। अगर आप HSC का बुक देखोगे तो ये दोनों चैप्टर आपको 12th में मिलेंगे, और ये सारे चैप्टर्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे। ऑल दीज चैप्टर्स आर अगेन इन योर HSC, है ना। क्या ये चीज समझ में आती है बच्चों। हाँ सर। तो ये है अपना पूरा एग्जाम। और उसके बाद आपको जो है काफी समय मिलेगा किसके लिए, रिवीजन के लिए भी मिलेगा, प्रैक्टिस रिवीजन, इन सब का जो है एटलीस्ट 2 बार जो है अपन रिवीजन इसमें कर सकते हैं। ओके, तो ये हम थोड़ा इधर हो गए थे। लास्ट CDEF पे हमने फोर्स निकाल लिया, CDEH पे ये चीज समझ में आई थी बेटे। CDEH पे फोर्स कैसे निकाला था, यस सर। ये था CDEH, इस पे फोर्स हमने इस तरह से कैलकुलेट कर लिया। अब उसके बाद हमें फोर्स किस पे कैलकुलेट करना है, ADEF पे। 3 mg बट नहीं। ADEF क्या होता है। अच्छा ADEF वो पीछे वाला फेस जो है, ये वाला फेस। यस सर। सर अब देखो इसमें क्या है बेटे, इसमें प्रेशर जो है वो ऐसे जाने पे भी वैरी कर रहा है और इधर जाने पे भी वैरी कर रहा है कि नहीं कर रहा। यस। हाँ बोलो बेटे, कुछ बोल रहे थे अथर्व। यस सर, वो इंडिविजुअल प्रेशर निकालना है ना। हाँ, तो दोनों तरह से प्रेशर वेरी कर रहा है। तो अब इसमें कैसे लिखेंगे बेटे फोर्स अपन, देखो एक तरीका तो क्या है कि आप क्या करो, जो बिल्कुल मिड पॉइंट है ना, मिड पॉइंट इसका, वहां पे प्रेशर निकाल लो और उसको टोटल एरिया से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। ये कैसे आ पाता है, देखो मैं तुम्हें पूरा डिफरेंट इंटीग्रेशन करके बताता हूँ।
एफ पॉइंट पे प्रेशर तो जीरो है ना। व्हाट इज प्रेशर एट पॉइंट एफ? इज इट जीरो? हाँ सर, पूरे जीएफ पे 0 है। एफ पे तो मिनिमम प्रेशर है और वो तो कितना है? जीरो। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं कि यहां से मैं वाई डेप्थ नीचे जाता हूं और एक्स डेप्थ लेफ्ट में जाता हूं। वाई डेप्थ नीचे जाता हूं, एक्स डेप्थ लेफ्ट में जाता हूं। ठीक है, और वहां पे जाकर के एक छोटा सा एक रेक्टेंगल सा मैं बना लेता हूँ, जिसकी एक साइड की लंबाई तो है dx और दूसरे साइड की लंबाई क्या है बच्चों? dy, है ना। अच्छा, ये जो मैंने पैच बनाया है, इस पैच पे प्रेशर कितना है? क्या यहाँ का प्रेशर 0 प्लस रो जी वाई प्लस रो ए एक्स के बराबर है क्या? 0 प्लस रो जी वाई प्लस रो ए एक्स के बराबर है क्या? बोलिए। Yes. 0 प्लस रो जी वाई प्लस रो ए एक्स के बराबर है ना। तो इस प्रेशर को अगर मैं एरिया से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या इस पे लगने वाला छोटा सा फोर्स आ जाएगा क्या बच्चों? बोलिए, आ जाएगा। हाँ सर। और अब आप इसको पता है इंटीग्रेट करो, और पता है कैसे इंटीग्रेट करो कि ना, आप नीचे मत जाओ बिल्कुल भी, हॉरिजॉन्टली मूव करो। कहने का मतलब क्या है, मैं ऐसे इंटीग्रेट करूं कि मेरे को इस तरह की एक स्ट्रिप पे लगने वाला फोर्स मिल जाए। समझ रहे हैं? मतलब सिर्फ हमें क्या वेरी करना है बच्चों? कौन सी लेंथ वेरी करनी पड़ेगी इस पूरी स्ट्रिप को कवर करने के लिए? वाई वेरी करना पड़ेगा या एक्स वेरी करना पड़ेगा? X. सिर्फ एक्स वेरी करना पड़ेगा। तो y को कांस्टेंट मान सकते हो और इसको 0 से कहां तक इंटीग्रेट कर दो बेटे? L L तक तक। इंटीग्रेट कर दो, है ना। तो क्या होगा, dy वाली टर्म तो पूरी तरह से बाहर आ जाएगी, रो dy वाली टर्म पूरी तरह से बाहर आ जाएगी। और आपके पास क्या आ जाएगा? इंटीग्रल क्या रो जी, इंटीग्रल कितना? रो जी वाई, है ना, रो जी वाई डी एक्स। क्यों बेटे, क्या ये चीज समझ में आती है? सर रो आपने बाहर ले लिया था। रो बाहर ले गए थे, ठीक है, रो हटा दो। तो क्या बच गया जी? इंटीग्रल जी वाई डी एक्स, है ना, प्लस क्या? इंटीग्रल प्लस इंटीग्रल कितना जी? AX DX। ए एक्स डी एक्स। और इंटीग्रेशन की लिमिट कहां से कहां तक रखनी है? 0 से L तक।
तो आ जाएगा रो डी वाई। अब इसमें g इंटू वाई दोनों कांस्टेंट हैं, इंटीग्रल dx x हो जाएगा तो लिमिट रखेंगे तो l आ जाएगा, प्लस a कांस्टेंट है, x dx का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 तो क्या आ जाएगा l स्क्वायर बाई 2, ये ऐसा आ जाएगा। ठीक है जी, ये क्या आ गया आपके पास, ये आपके पास आ गया वो जो हमने एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बनाई है, उस हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप पे लगने वाला फोर्स आ गया कि नहीं आ गया बच्चों? ये कौन सी वाली स्ट्रिप पे लगने वाला फोर्स आ गया, देखो क्या ये इस तरह की एक पट्टी पे लगने वाला फोर्स आ गया? बोलिए बच्चों। यस सर। अब आपको क्या करना है, इनटू एल ऐसे इसको दोबारा इंटीग्रेट करना पड़ेगा क्या, सो दैट आपका ऐसी ऊपर वाली पट्टी से लेकर के नीचे वाली पट्टी सब पे फोर्स निकाल करके ऐड करना है अपना, क्यों बच्चों? यस सर। तो इसको एक दफे और इंटीग्रेट कर देंगे हम 0 से l तक, हमारे पास हो जाएगा रो डी वाई इंटू जी एल वाई प्लस ए एल स्क्वायर बाई 2। तो रो बाहर आ गया, तो इंटीग्रेशन में हमने डिवाइड कर दिया, क्या आ गया जी एल इंटू वाई डी वाई एंड 0 से l प्लस ए एल स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रल डी वाई अगेन फ्रॉम 0 टू l। तो कितना आ जाएगा जी, रो जी एल वाई डी वाई का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2 यानी एल स्क्वायर बाई 2 प्लस ए एल स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रल डी वाई करेंगे तो कितना आ जाएगा एल, तो ये आ जाएगा रो जी एल क्यूब बाई 3 प्लस रो 2 प्लस रो ए एल क्यूब बाई 2। रो एल क्यूब को आप m लिख दो तो mg बाई 2 प्लस ma बाई 2, क्या ऐसा आ जाएगा कि नहीं? यहाँ पे फोर्स कितना आ जाएगा mg बाई 2 प्लस ma बाई 2। बोलिए बच्चों। हाँ सर। ये इतना आ जाएगा। अब देखो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, आप क्या कर सकते थे कि इसके मिड पॉइंट का प्रेशर निकाल करके पूरे एरिया से मल्टीप्लाई कर देते। इसका एक ये नोट कर लिया तुमने, हाँ सर। इसका एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। क्या करना है आपको, ये पूरा क्यूब है ना, अभी आपको कौन से पे फोर्स निकालना है, इसका क्या नाम था जी, इसका नाम था ADEF। ADEF पे फोर्स निकाल। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो ADEF है ना, इसके मिड पॉइंट पे चला गया और प्रेशर एट मिड पॉइंट इनटू एरिया,
मिड पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा? रो, देखो एफ पॉइंट पे प्रेशर 0 है ना, तो मिड पॉइंट पे पहुंचने के लिए पहले L/2 नीचे आना पड़ेगा आपको। तो L/2 नीचे आओगे तो प्रेशर रो जी L/2 हो जाएगा। और इधर पहुंचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? L/2 पीछे जाना पड़ेगा। तो L/2 पीछे जाओगे तो कितना हो जाएगा? रो ए L/2 और मल्टीप्लाई इसको कर देंगे किससे? एरिया, यानी कि L स्क्वायर से। तो क्या आ जाएगा बच्चों? रो जी L³/2 प्लस रो ए L³/2 ऐसा हो जाएगा। रो L³ को m लिख देंगे तो mg/2 प्लस ma/, क्या ये फोर्स ऑन ADEF आ गया जी? बोलिए बच्चों, यस सर। ये फोर्स ऑन ADEF इस तरह से आ जाएगा। है ना? तो ठीक है जी, आज के लिए हम इतना पढ़ते हैं। आपका होमवर्क क्या रहेगा आज का? भाई तुमने वो HSC के वो वाले क्वेश्चन कर लिए बुक से अपने, सेमीकंडक्टर के और मैग्नेटिज्म के? हाँ सर बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का थोड़ा वो बच हुआ है और बाकी थोड़ा बचा है। ओके। तो भाई उनको करो। आजकल क्या होमवर्क, अभी तुम्हारा मैथ्स और केमिस्ट्री का क्या चल रहा है? कुछ होमवर्क मिल रहा है क्या उनमें? हाँ बहुत हाँ ज्यादा। सर, हम्म, सर 12th का स्टार्ट हो बहुत गया ज्यादा। मैथ्स में। क्या बोल रहे हो? सर मैथ्स 12th का स्टार्ट हो गया और केमिस्ट्री में भी मिलता है। मैथ्स 12th का नहीं, 11th का HSC का है। ओके ओके, 11th का HSC वाला चल रहा है। हाँ, तो उसमें से होमवर्क मिल रहा होगा, तो ये वाला भी कंप्लीट करते जाओ बेटे, है ना? ओके सर। अभी ये हाँ नया होमवर्क तैयार हो गया तुम्हारे पास, फ्लूइड मैकेनिक्स की जो शीट है, फ्लूइड मैकेनिक्स की शीट है ना आप लोगों के पास? हाँ है सर। इसमें से एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पार्ट 2 का सेक्शन ए करना है अपने को। ठीक है बच्चों? yes। ओके। ओके सर। मैकेनिक्स भी हो